कर सकते हैं। आप क्या मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं? आप क्या यहाँ पर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? इमरजेंसी लगा के भी साल और आगे कर लेंगे, उसमें भी आपकी जूतियों में दाल बटेगी और जूतियां आपकी तशरीफ पे आएंगी। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय पाकिस्तान धीरे धीरे मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इकोनॉमिक इमरजेंसी, इकोनॉमिक क्राइसिस और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है। और पाकिस्तान के जो नेता है उन्होंने भी कोई हद नहीं छोड़ रखी। अभी ताज़ा मामले में कहीं ना कहीं इमरान खान ये चाहता है कि बाजवा को गालियां निकाल के मैं पाकिस्तान की हुकूमत हथिया लूं, तो जबकि दूसरी तरफ उसी के नेता पाकिस्तान के उसी के चमचे ने अब बाजवा की पैरवी कर दी और उसकी तरफदारी करने लग गया। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को उसकी औकात उसी के नेता ने दिखा दी। और अब आने वाले समय में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, क्योंकि इमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान अब ओरियो और हिलाली को सता रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वाइब्रेशन के अंदर ये जो इर्ताश पैदा हो चुका है इमरान खान के ऐलान के बाद, ये जो खौफ पैदा हुआ है, इसको हम प्रोलॉन्ग करें। आप मुझे बताइए इसके अंदर होगा क्या? पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद तबाह बर्बाद होगी, पाकिस्तान की जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आप कह रहे हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी। मैं और हिलारी साहब कल कराची के बाजारों में घूम रहे थे। अच्छा। हमें लोग रोक के सवाल करते थे कि क्या होने वाला है, हम डिस्टर्ब हैं, हमें बताएं क्या सूरत हाल है, ये बेयकीनी कब तक चलेगी? इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। यानी ये 700-800 लोग हैं और ये 700-800 लोग 22 करोड़ मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं। कोई एक मोहर कोई इधर रखता है, कोई दूसरे मोहर को इधर। अब जरदारी साहब वहां पहुंच गए। ये है असल में सूरत हाल। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कोई बाजवा साहब के लिए नेकनामी का काम नहीं किया। ये बिल्कुल ही ऐसे है कि एक आदमी अगर धांधली से जीता हो तो वो कहे जी फला धांधली करवाने वाले का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल एक अननेसेसरी स्टेटमेंट समझ सकते हैं हम इसको। हिलाली साहब आप बता दें वो एहसानात कौन से हो सकते हैं जो जनरल रिटायर्ड बाजवा ने परवेज इलाही और इमरान खान पर किए, और साथ ही ये भी बता दें कि वो कौन से मामला थे कि परवेज इलाही साहब फैज साहब के फैज से बेफैज हो गए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि फैज साहब ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा सुलझा हुआ पॉलिटिशियन परवेज इलाही की तरह क्या उसका क्या था। मैं तो आते वक्त मैंने कहा कि ये खुद कहा है कि इसको कहलवाया गया है। अच्छा, देखिए अगर इन्होंने खुद कहा तो ज्यादा से ज्यादा वो ये कहते कि हमारे राब्ता उनके साथ अच्छा था, तो मुझे अफसोस हुआ कि हमारे जो पार्टनर हैं उन्होंने जाके ऐसी बातें की, लिहाजा ये बता देता। वो आके पब्लिकली लोग समझ जाते कि भाई इनकी दोस्ती थी और ये हुआ। अब ये कहना मैंने इतना ये किया वो किया, भाई आपने अगर इनसे फेवर हासिल किया है जिनका काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में दखल देना, तो व्हाट डज दैट मीन? तो इसके माने आपने अब वो आके वही आदमी जिसको आपने घसीट के लाया है इन द प्रेजेंट डायलॉग, वही कहता था अवाम को कि हम फिर नहीं आएंगे या हमें आना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। तो आपको कैसे ये जो आपने किया है, मैं तो दुआ करता हूं ऐसा ना हो कि किसी ने आपको कहा कहने, इसलिए अगर वो होता तो दैट्स द एंड। वो तो फिर कुछ है ही नहीं। क्यों? जी मैं भाई कह रहा हूं, किसी ने कहा है उनको आपकी दुआ से कुछ नहीं होता, आपकी दुआ से कुछ नहीं होता। उनको बकायदा देखिए, अब तो खबरें आ गई हैं कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उनको फोन आया। अच्छा। अब ये जिसने भी फोन किया है ना जी, वो बहुत नाक अंदेश आदमी था। यानी वो कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विसाल रस्म, ना कफन के रहे ना दफन के रहे। परवेज इलाही साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। देखिए उनकी एक रिफ्ट आपस में एक तो आई इमरान खान के साथ कि वो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शायद ये इस वक्त हमसे कुछ गेम कर रहा है। दूसरी ये है कि पब्लिक, यार इस वक्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है पब्लिक इमेज।
तुमने कल इलेक्शन में जाना है, आज नहीं जाना, परसों कल नहीं जाना, परसों कितने दिन आप इलेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं? आप क्या मार्शल लगाना चाहते हैं? आप क्या यहाँ पर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? इमरजेंसी लगा के अभी साल और आगे कर लेंगे, उसमें भी आपकी जूतियों में दाल बटेगी और जूतियां आपकी तशरीफ पे आएंगी। आप कमाल की बात करते हैं कि आपको और लोगों से, यानी एक आदमी जो है इस वक्त ही नफरत समेट रहा है, एक पूरा ग्रुप पे नफरत समेट रहा है। आप एक इलेक्शन में हार रहे हैं, आप दूसरे इलेक्शन में हार रहे हैं, आप वजीर आला होते हैं तब भी हार रहे हैं, आप वजीर आला नहीं होते तब भी हार रहे हैं, आप एक बंदा अकेला आपकी 7 सीटों से हार रहा है, आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि या तो ये लगता है कि पीडीएम की 7 जमातों ने फैसला किया कि इसके बाद हमने इस दुनिया से चले जाना, रुखसत हो जाना, हमने कोई मजीद इलेक्शन कर लड़ना ही नहीं, हमने सियासत ही नहीं करनी, हम तो जितना मिल जाए यही काफी है, उसके बाद हम देखेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि सारे अरसे के अंदर हम इमरान खान को नाअहल कर लेंगे या खुदा खान इमरान खान को दुनिया से आउट कर देंगे, उसकी मौत का सबब बनेंगे। ठीक है। और ये सब, अब ये इसके बाद एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि जनरल बाजवा की हिमायत और मुखालिफत का जो ये मामला है, तो क्या पीटीआई और काफिले के रास्ते अलग करने का बायस बन सकता है? क्या ये इख्तिलाफात आने वाले दिनों में किस तरह का रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी लाली साहब से इससे पहले हम डिस्कस करते, लाली साहब ये कहते, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, उनमें से कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता कि आइंदा अगर वो वाकई पॉलिटिशियन है कि पीटीआई या पीटीआई के उस ग्रुप को छोड़ के चला जाए। दूसरा, जो उधर हैं वो भी ये रिस्क ले, वो देखे खुल के कौन आ रहा है, 5 या 6 लोग, राना सनाउल्लाह आ रहा है, मरियम औरंगजेब आ रही है, बाकी आप मुझे बताएं पीडीएम के लोग बाकी कहां सोए हुए हैं? कहां सोते हैं? आसिफ जरदारी बयान देता है कोई इन लोगों के खिलाफ, बिलावल भुट्टो देता है कोई इन लोगों के खिलाफ, एक उन्होंने शर्जील मेमन को लगाया हुआ है जिससे सीट पता नहीं जीतनी है कि नहीं जीतनी, और एक उन्होंने नासिर शाह को लगाया हुआ है। आप मुझे बताइए क्या 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 चीफ मिनिस्टर सिंध देता है जी? और क्या आप समझती हैं बीबी, आप समझती हैं कि ये रिएक्शन होना चाहिए? पूरा पाकिस्तान कह रहा था शुक्र है इन्होंने फैसला कर दिया, ये दलदल से निकलना का एक ही तरीका है कि इलेक्शंस नया कराओ, इन्होंने अब अनाउंस कर दिया है, शुक्र है अब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है, हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्शंस। मगर अब क्या होगा? अब इन लोगों को जो हमारे फ्रस्ट्रेशनिस्ट हैं, आप देखें वो क्या करेंगे। मैं कहता हूं इमरजेंसी लग सकता है, स्टे ऑर्डर्स आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर परवेज इलाही के पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर वाकई वो लड़ गया पीटीआई के साथ और उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जब इस्तीफा देते हैं और चीफ मिनिस्टर नहीं होते, आप मुझे बताएं कौन सा आदमी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं ये प्रोविजन, ये क्लॉज ही नहीं है टू टेक इनटू अकाउंट इस किस्म का सिचुएशन। तो दैट मीन्स इट विल बी डिलेड, इट विल बी पोस्टपोन्ड। हम निकलेंगे कैसे इस दलदल से? इसके माने आप चाहते हैं कि कोई इमरजेंसी लगे और कोई किस्म का स्ट्रेंज लॉ आ जाए? माने कि व्हाट आर यू प्लेइंग एट? ये, और आपको मैं एक और चीज बताऊं, खुदा ना खास्ता क्लैशेस अगर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, ये हो सकता है कि एक पार्टी कहे उठो वक्त आ गया है अब हमें खड़े होने के लिए। आप जानते हैं कि वो जो हमने वो जो सीन देखा था 25 मई को, गोलियां, रबर बुलेट्स चल रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, दीवार टापरे जा रहे हैं, क्या होगा इस मुल्क को? आई एम वेरी सॉरी, मगर ये स्टेटमेंट जो परवेज इलाही ने दिया है, भाई उसको 101 तरीके होते टू शो कि मैं, बाजवा मेरा दोस्त है और मैं एसोसिएट अपने आप को नहीं कर सकता हूं, मेरे इस वक्त पार्टी का जो साथी है गिनवाना वो एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। वो नहीं, वो ये कह सकता था मेरी जाट बरादरी का, हम दोनों जाट हैं, कोई तरीका होता है कहने का। हाँ जी, ठीक है। और ये साहब, अब क्योंकि मुआशी इमरजेंसी की बात की है हिलाली साहब ने, तो उस पर कुछ सवालात आते हैं जहन में। क्या समझते हैं, अगर मुआशी इमरजेंसी की बातें जैसे कि हो रही हैं, तो क्या इमरान खान इसके बाद अपने मुतालबे पर अमल दरामद करा सकेंगे? और मुआशी इमरजेंसी का फैसला करता कौन है, इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा।
देखें, आर्टिकल 232, 233, 234 जो है ये डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर। इमरजेंसी प्रोविजंस सबसे पहले होता है कि प्रेसिडेंट अगर किसी सूबे के अंदर समझता है कि वो यहां पर इमरजेंसी लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, लेकिन उसके साथ सूबे को करारदाद मंजूर करनी पड़ती है। सूबाई असेंबली का वजूद में होना बहुत जरूरी है किसी सूबे के अंदर अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं। इमरजेंसी लगाने के साथ तो सारे इख्तियारात जो है, पहली बात तो यह है कि क्या आप उस इमरजेंसी को आप अफोर्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मुअत्तल हो जाते हैं, आपकी अदालतें काम करना बंद कर देती हैं। ठीक, क्या सुप्रीम कोर्ट ये बर्दाश्त करेगी कि उसकी प्रोविजंस खत्म हो जाए, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बार हो जाए? कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरन स्ट्राइक डाउन कर देंगे। बताओ है क्या, सिर्फ इसलिए कि फजल रहमान की गवर्नमेंट चली जाए ये इमरजेंसी है? क्या इसलिए कि शहबाज शरीफ जो है वो 6 महीने और रहे ये इमरजेंसी है? इस इमरजेंसी को वो कैन नॉट जस्टिफाई एनीवेयर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इमरजेंसी में ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। अच्छा, इकोनॉमिक इमरजेंसी का इन्होंने अपने तौर पे नाम लिया है, इकोनॉमिक इमरजेंसी का कोई लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी का लफ्ज लिखा हुआ है, उसको आपने डिफाइन करना है। और स्टेट ऑफ इमरजेंसी नॉर्मली होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वॉर, सिचुएशन ऑफ वॉर, या मतलब आपको इतना फ्लड आ गया कि पूरा पाकिस्तान डूब चुका है उसके अंदर, या इतना बड़ा जलजला आ गया। आपका 2005 से बड़ा जलजला तो नहीं आ सकता वहां, उससे ज्यादा नहीं लगी। अभी जो फ्लड है इससे ज्यादा नहीं आ सकता था ना। ऐसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि आप जो है आर नॉर्मल फंक्शंस आप स्टेट नहीं कर सकती। उसके बुनियाद के ऊपर आप कौन सा नॉर्मल फंक्शन रुका हुआ है? आपके किसके बच्चे रो रहे हैं यहां पर पूरे 22 करोड़ लोगों के? तो असल मसला यह है कि एक तो यह है, दूसरा यह है कि जब इमरजेंसी लग जाए तो फिर पार्लियामेंट अपनी पीरियड को एक्सटेंड करती है। ये 234